दी। किसने? मानव ने। जब पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया मानव ने, तब पेड़ पौधों ने कहा, अरे मानव तू क्यों काट रहा मन मैं मर जासा तो तू भी मर जासी। के क्या पेड़ पौधे किया कि बे हम ऑक्सीजन देते हैं और तू मुझे मारने लग गया। ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा चैनल पर और हमारा चैनल को नाम मुकेश महेंद्र एजुकेशन है। तो हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर रखिए दोस्तों। अब देखो सब्सक्राइब करना था को फायदो मिले लो कि भाई थाने जो मैं वीडियो अपलोड करूँला उसकी सूचना जो है वो थाने समय समय पर मिलती रहेली। तो ये वजह मैं कह रही हूँ कि चैनल ने थे सब्सक्राइब कर रखियो। ठीक है नहीं? तो दोस्तों अब देखो जो भी देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दो दोस्तों। देखो लाइक किने कहवे? लाइक दोस्तों अंगूठो है, अंगूठो। ठीक है, थंब बनेड़ो है, थंब वीडियो के नीचे विना दबा दो दोस्तों, एक बार ही दबानो है। और बाकी लाल लाल अक्षरों के मायने सब्सक्राइब लिख रखा है, मैं हिंदी में कहूँ तो सदस्यता ले, उसको दबा दो दोस्तों, वो कालो पड़ जावे लो। ठीक है, उसके पास में घंटी है, उस घंटी को भी प्रेस करें ताकि थाने आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, आज आपको ऊपर नजर आ रही है, चैप्टर को नाम है अपनो भूगोल के अंदर है, अध्याय 1 है दोस्तों, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो अपनो चैप्टर को नाम है। तो इस चैप्टर ने पढ़ेला दोस्तों, और एक भी इशू क्वेश्चन कौन रहे लो जो अपने छूटे लो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा दोस्तों, तो वीडियो ने पूरा जरूर देखना है। ठीक है नहीं? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल, अब हम क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा फटाफट। चलो हाँ, अब कर ही देते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम तो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो अब मुझे ने पढ़ाने पर ध्यान दूला दोस्तों। ठीक है, अब मैं पढ़ूला। देखो दोस्तों, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके मैं छोड़ने नहीं दूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। चलो दोस्तों, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम ये देखेंगे, जैसे क्लास 11th के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो उसी से थोड़े मैं 11th के बारे में, जैसे भूगोल क्या है उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टार्ट होंगे मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है, तो हमें थोड़ा भूगोल के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। चलो देखो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, हाँ भूगोल। ठीक है, भूगोल है, भूगोल आप सब जानते हैं दोस्तों। भूगोल को अंग्रेजी में कई कहवे दोस्तों? भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। कई कहवे? ज्योग्राफी। और दोस्तों ज्योग्राफी ने आप क्या लिखा? यहाँ लिखा देखो, भूगोल ने आप अंग्रेजी में कहवा ज्योग्राफी, GEO। ठीक है, GRA ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, ज्योग्राफी। तो भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। ज्योग्राफी जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर प्रश्न पूछो जाए कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान रखना ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान रखना इरेटोस्थेनीज ने किया था। कौन किसने किया था दोस्तों? इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने, ध्यान रखना इरेटोस्थेनीज, मैं यहाँ पर टेपर मात्रा इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज ने किया था ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और इरेटोस्थेनीज दोस्तों ये ग्रीक यूनान का विद्वान था। कहाँ का विद्वान था दोस्तों? ग्रीक यूनान का क्या था? विद्वान था। कौन? इरेटोस्थेनीज। और इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पुस्तक का नाम पूछा जाए तो पुस्तक का नाम है दोस्तों ज्योग्राफिया। पुस्तक का क्या नाम है? ज्योग्राफिया। तो भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था अपनी ज्योग्राफिया पुस्तक के अंदर। तो ये बात आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा अटी कर दूं कैमरा ने। हाँ चलो, बात आई समझ में? आई नहीं आई? बात कुछ नहीं है, अभी तो ये देखा था कि जो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, जो ग्रीक यूनान का विद्वान था। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया के अंदर किया था। देखो दोस्तों याद रखेंगे, ज्योग्राफिया, यहां पर यदि मैं ज्योग्राफी शब्द की यदि बात करता हूं, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी इसके यदि टुकड़े करें तो ये होता है जो प्लस ग्राफोस।
ठीक है। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है जो और दूसरे का नाम है ग्राफोस। जो का मतलब होता है पृथ्वी, जो का मतलब क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है दोस्तों, वर्णन करना। यदि आप भूगोल की परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने किया, जो ग्रीक यूनान का विद्वान था। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो प्लस ग्राफोस। जो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। आई बात समझ में। भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिएगा, आप चाहो तो नोट बना के लिख लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा ही दोस्तों, भूगोल के जनक कौन है। तो ध्यान रखेंगे, भूगोल के जो जनक है वे हैं हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस। और मैंने अपने नोट्सों के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो लिख रखा था वो लिख रखा था इरेटोस्थेनीज, लेकिन दोस्तों सॉरी, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, मैं इरेटोस्थेनीज नहीं है, इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो भूगोल के हमारे जनक कौन हो गए, हिकेटियस हो गए। अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है दोस्तों वे हैं फ्रेडरिक रेटजल। कौन है दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजल ये आधुनिक मानव भूगोल के क्या हैं, जनक हैं। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, फ्रेडरिक रेटजल की शिष्य का नाम क्या है, फ्रेडरिक रेटजल की शिष्य का नाम है दोस्तों, शिष्य है इनकी एलेन सैंपल। कौन है दोस्तों, एलेन सैंपल। और दोनों ये तगड़ो काम करे दोस्तों, तगड़ो काम करे है कि भाई दोनों जो है वो मानव भूगोल की परिभाषा देती है। और दोस्तों हमारे लिए एक बड़ी समस्या आ जाती है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एलेन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखो, या फिर फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखो, तो फिर हमें परिभाषा लिखनी होती है। तो कुछ नहीं, अभी तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो ये प्रमुख बातें आपको समझ में आइकन कौन नहीं आई, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ नहीं जाना। सबसे पहले हमने ये जाना कि भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, जो ग्रीक यूनान का विद्वान था, उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया के अंदर किया था। फिर हमने ये जाना था कि भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल। और फ्रेडरिक रेटजल की शिष्य का नाम क्या है, एलेन सैंपल। ठीक है, और फ्रेडरिक रेटजल से संबंधित एक फैक्ट और ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेटजल की अपनी एक पुस्तक है दोस्तों। तो फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक कौन सी है भाई बताओ, तो फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफिया, एंथ्रोपोजोग्राफिया ये किसकी पुस्तक का नाम है, तो ये फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक का नाम है। एंथ्रोपोजोग्राफिया किसकी पुस्तक का नाम है, तो फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक का नाम है। आई बात समझ में। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो दोस्तों एक बार फटाफट। चलो ये मैं मिटाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है। चलो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कहाँ स्टार्ट किया हमने, अभी देखेंगे। देखो क्वेश्चन तो अभी समझाएंगे, समझाने वाली बातें जो है वो अब आने वाली है। ठीक है, हाँ चल तो दोस्तों यहां पर अपन जो है अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यानी कि अभी तो ये 11th क्लास की जानकारी थी भाई, 11th क्लास में दे रखा था, तो ये प्रमुख बेसिक जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे, भूगोल। मैं यहां पर बात करता हूं भूगोल की। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। और भूगोल की महत्वपूर्ण दोस्तों दो शाखा ये कह सकते हैं, एक तो है दोस्तों मानव भूगोल, ध्यान रखेंगे, एक है मानव भूगोल और दूसरी है दोस्तों भौतिक भूगोल। एक मानव भूगोल है और दूसरी भौतिक भूगोल है। देखो दोस्तों भौतिक भूगोल में क्या होता है, इस भौतिक भूगोल में दोस्तों जैसे मैं बात करता हूं भौतिक भूगोल की, तो इसमें जैसे पृथ्वी, ग्लोब कि किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की मृदा है, उसका यानी अध्ययन किया जाता है। किसमें, इस भौतिक भूगोल में।
ठीक है। और मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के किस प्रकार से संबंध है, मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार से संबंध है, ये जो अध्ययन किया जाता है ये मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो मानव भूगोल से हम समझते हैं, आप लिखेंगे कि मानव भूगोल डैश डैश डैश। मानव भूगोल, इसमें मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो यह मानव भूगोल कहलाता है। लिख सकते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा आपको याद रखनी है। अब प्रश्न जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, या तो ऐसे पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर कि मानव भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, और आपको उप क्षेत्र भी दे रखे होंगे, तो फिर हमें छांटना होगा। अब कैसे, अभी आप समझ नहीं रहे तो अभी मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, सब आपको याद करने। मानव भूगोल के क्षेत्र भी लिखूंगा तो मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र भी लिखूंगा। अभी लिख लो, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र और उप क्षेत्र भी देख लेते हैं। देखो कहीं पूछा गया प्रश्न दोस्तों, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं जैसे नगरीय भूगोल, ठीक है, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल हो गया। इसके बाद दोस्तों नगरीय भूगोल के बाद में जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के बाद में राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो भूगोल है, भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय जनसंख्या, राजनीतिक भूगोल। इसके बाद में आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवासीय भूगोल, आवासीय भूगोल और सामाजिक भूगोल, सामाजिक, ये क्या है दोस्तों, तो ये प्रमुख दोस्तों मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम हैं। मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवासीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों के नाम हैं। अब आपको पूछा जाए कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम बताओ, तो मानव भूगोल के प्रमुख जो उप क्षेत्र हैं, ठीक है, मानव भूगोल के प्रमुख जैसे उप क्षेत्र, अब उप क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, ठीक है, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, नीचे दिखे लो ही नहीं, चलो ये उद्योग है, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये उद्योग है, यहाँ पर ये उद्योग भूगोल है। संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, और आप एक और लिख लेना दोस्तों, संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग और एक व्यापार भूगोल, व्यापार भूगोल। तो ये जो दोस्तों ये प्रमुख जो क्षेत्र है, ये उप क्षेत्र हैं किसके, मानव भूगोल के। तो ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हो गए और ये मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हो गए। ठीक है, आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताओ या मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताओ, तो इस तरीके से ये आपको रटा मार लेना है। ठीक है, संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं और ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, नगरीय, जनसंख्या, राजनीतिक, आर्थिक और आवास। आई बात समझ में? तो ये तो प्रमुख आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इस चैप्टर से मैं कब से देखने लगा दोस्तों, 2019 से देखता आ रहा हूं। पेपर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो विचारधाराओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कौन कौन सी विचारधारा है दोस्तों, मैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान से आपको समझाऊंगा। अब मेन जो प्रश्न इनमें से बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इनमें से जरूर आएंगे दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूं मानव भूगोल के प्रमुख विचारधाराएं, विचारधाराओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे। अब कैसे, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लिया होगा या नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। तो अब जो मैं बात करने वाला हूं, प्रमुख विचारधाराओं की बात करने वाला हूं और विचारधाराओं को आपको आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो वीडियो तो लंबा, अभी तो 14 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो यानी इस चैप्टर को मैं इसी पार्ट के अंदर समाप्त कर दूंगा, इसी वीडियो के अंदर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। चलो आगे यदि बात की जाए तो प्रमुख एक प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों
कि प्रमुख भौगोलिक विचारधाराएं, भौगोलिक विचारधाराएं, भौगोलिक विचारधाराएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक विचारधाराएं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि भौगोलिक विचारधाराएं, अब प्रमुख विचारधाराओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अब कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो भौगोलिक विचारधाराओं से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि भौगोलिक विचारधाराओं से आप समझते क्या हैं। तो भौगोलिक आप ऐसे लिखेंगे कि भूगोल में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं। इतिहासकार की जगह आप यदि भूगोलवेता शब्द प्रयोग में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए, अपने अपने विचार प्रकट किए। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधाराएं कहा गया। तो ये भौगोलिक विचारधाराएं हो गई जिसमें अलग अलग जो है भूगोलवेता जो है वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में, उसे भौगोलिक विचारधाराएं कहा गया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि जैसे मानव का प्रकृतिकरण किया जाता है, फिर प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। प्रमुख विचारधाराएं देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो विचारधाराएं हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण यानी किस प्रकार से मानव का प्रकृतिकरण किया जाता है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं निश्चयवाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसमें मानव का प्रकृतिकरण किस प्रकार से किया जाता है। जब मानव आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था। जब मानव आदि मानव था, बुद्धि को नहीं, ज्ञान को नहीं हो, ठीक है, बुद्धि का विकास नहीं था, जब मानव में बुद्धि का विकास नहीं था, आदि मानव था, तो वो प्रकृति से डरता था, ठीक है, प्रकृति से डरता था दोस्तों। कैसे डरता था, जैसे अधिक वर्षा होने से, अधिक बारिश होने से ईश्वर का प्रकोप मानता था, ठीक है, और बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था, ठीक है। क्यों भाई बिजली क्या कड़की है भाई, इधर कड़की क्या है बिजली, अब तो ईश्वर नाराज हो गया है, अब पता को नहीं आप इलाज कर सके, ठीक है। इस तरीके से मानव जो है वो बहुत डरता था। इस प्रकार मानव का प्रकृति पर बहुत प्रभाव था। इस विचारधारा को दोस्तों निश्चयवाद विचारधारा कहा गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, प्रश्न आएगा दोस्तों कि निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि निश्चयवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, इसके अंतर्गत मानव जब आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, ठीक है। जैसे वर्षा होने से ईश्वर का प्रकोप मानता, अधिक बिजली कड़कने से ईश्वर का यानी कि नाराज होना मानता था। इस प्रकार प्रकृति का बहुत प्रभाव था, तो इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। आप सीधा सा लिखेंगे साधारण शब्दों में कि मानव के अंदर बुद्धि नहीं थी, ठीक है, मानव की जो बौद्धिक क्षमता वो बहुत ही कमजोर थी, ठीक है। जो मानव है वो डरता था, बिजली कड़की अरे क्यों भाई ईश्वर नाराज हो गया मारो तो, ठीक है। तो ये थी मानव का प्रकृति का निश्चयवाद विचारधारा। और इस निश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक हैं, आपको पूछा जाए कि निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन कौन कौन करते हैं, तो प्रमुख इसके समर्थक की यदि बात की जाए, प्रमुख समर्थकों के बारे में देख लीजिएगा। प्रमुख समर्थक, अब इस विचारधारा का कौन कौन समर्थन करते हैं, समर्थक कौन है। तो देखो रेटजल हो गए, रिटर हो गए और हेम्बोल्ट, ये जो भूगोलवेत्ता हैं ये निश्चयवाद विचारधारा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अब दूसरी जो विचारधाराएं है दोस्तों, दूसरी विचारधारा है अपनी मानव का प्रकृतिकरण। अब देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, या फिर यहां पर हम कह सकते हैं संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, संभववाद विचारधारा। अब संभववाद विचारधारा के अंदर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि निश्चयवाद विचारधारा के अंदर जो है वो ईश्वर यानी कि मानव के अंदर बुद्धि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मानव क्या करता है, धीरे धीरे बुद्धि का विकास करता है। जब मानव में बुद्धि आ जाती है, जब बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, तो मानव में दिमाग आना शुरू हो जाता है और बुद्धि आ जाती है। तब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास करता है मानव,
ठीक है। जब धीरे धीरे मानव क्या करता है, प्रकृति के नियमों को समझता है, प्रकृति के जितने भी प्रकार के जो नियम हैं उनको समझता है, जब मानव में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है या बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तब मानव जो है प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास करता है। ठीक है। जब टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार से करता है, जैसे अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे मानव विकास करेगा। कैसे करेगा आपको पता है, जैसे पहले मानव क्या है कि जंगलों में रहता था। अब जंगलों में रहता था तो दोस्तों इधर उधर जो भी खाना जो है पेड़ पौधों के मिल जाता और खाता था, और कई जानवरों को पकड़ कर उसको यानी काचा ही मार देता और खा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव ने जैसे 2-3 पत्थर फेंके, इन पत्थरों को मतलब मैं मारवाड़ी में कहूँ तो भट्टो, अब भट्टा ने फेंके यानी पत्थर ने फेंके, दोनों आपस पत्थर में मिलिया और इससे यानी घर्षण उष्मा से यानी आग की खोज कर ली मानव ने, और आपस में जंगल में आग लग गई, और आग लग गई तो जो जानवर थे वो मर गए, और उसको खाया तो स्वाद यानी कि जानवरों को स्वाद आया। तो इस प्रकार से मानव ने सोच लिया कि भाई देखो 2 पत्थरों के टकराने से ही आग उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे मानव यानी कि बौद्धिक क्षमता का विकास होता गया। ठीक है। आपको पता होगा जब धीरे धीरे मानव ने विकास किया तो इसने मानव ने क्या किया, गर्मी के लिए एसी, अब ज्यादा गर्मी पड़ने लगी। ग्रीष्म ऋतु का मायने कितने गर्मी पड़े बताओ, तो जानो को नहीं दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु अपने उन्हाड़ा का मायने, उन्हाड़ा में कितनी गर्मी पड़े। जब गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो मानव ने क्या कर लिया, गर्मी के लिए एसी की व्यवस्था कर दी कि मैं तो एसी लगा दूं। एसी लगाई तो मानव ने अपनी बुद्धि के अनुसार लगाएगा, जानवर लगा सकेगी नहीं लगा सके नहीं। तो मानव ने क्या किया, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास किया। गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर, रोशनी, अब देखो अंधारे का मायने पीढ़ी न रह सके, रोशनी के लिए लाइटों की व्यवस्था कर दी। तो ये क्या है, जब मानव ने विकास करना शुरू कर दिया तो ये जो विचारधारा है ये अपनी संभववाद विचारधारा है, और संभववाद विचारधारा के जो समर्थक हैं, इसका जो समर्थन करते हैं वे करते हैं विडाल डीला ब्लास। कौन दोस्तों, विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास। ध्यान रखना दोस्तों, विडाल डीला ब्लास ये जो है ये अपने इस संभववाद विचारधारा का समर्थन करते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न ये भी आ सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो रेडजल ने परिभाषा दी, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल है मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना। यह तो है रेडजल के अनुसार मानव भूगोल। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह रेडजल के अनुसार। फिर आता है रेडजल का शिष्य यानी एलन सैंपल। एलन सैंपल क्या करता है, एलन सैंपल परिभाषा देता है कि वैसे देखो चंचल मानव ये इन्हीं की परिभाषा है, चंचल, लेकिन कठिन शब्द है, मैं इसको सरल भाषा में याद करना चाहिए कि भाई एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। एक शब्द है ए स्थिर पृथ्वी और दूसरा है क्रियाशील। ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करना, यह कहलाता है दोस्तों मानव भूगोल। यह परिभाषा दी थी एलन सैंपल ने। अब विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है, इसका आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो संभववाद विचारधारा का समर्थन करते हैं विडाल डीला ब्लास। एक और विचारधारा आती है दोस्तों, एक तो हो गया भाई निश्चयवाद विचारधारा, एक संभववाद विचारधारा है। तीसरी विचारधारा आती है दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद। ठीक है, नवनिश्चयवाद विचारधारा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं नवनीतिवाद विचारधारा। अब देखो नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा, इसी को यदि हम जो है इसी का यदि दूसरा नाम की बात करें तो एक इसी में एक विचारधारा आती है रुको और जाओ। क्या मतलब हुआ अभी देखते हैं। अब हम ये समझे कि पहली विचारधारा के अंदर यानी निश्चयवाद विचारधारा के अंदर मानव ने क्या किया, मानव डरता था प्रकृति से और मानव में बुद्धि नहीं थी, और अपने प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद विचारधारा के अंदर मानव में जब बुद्धि आ जाती है, जब मानव की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तब मानव जो है वो क्या करता है, गर्मी के लिए एसी, सर्दी के लिए हीटर, रोशनी के लिए लाइटें, इस प्रकार से व्यवस्था कर देता है। अब देखो नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा, इस विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है,
मान लो क्या मैं तो होशियार हूं, मान लो क्या वह मैं होशियार हूं। इस विचारधारा के अंतर्गत मान लो उस कहने लग गया कि मैं तो होशियार हूं, तो होशियार है तो दोस्तों पेड़ पौधों ने काटना शुरू कर दी। किसने? मानव ने। जब पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया मानव ने, तब पेड़ पौधों ने कहा अरे मानव तू क्यों काट रहा मने, मन मैं मर जासा तो तू भी मर जासी। कि क्या पेड़ पौधे किया कि भाई हम ऑक्सीजन देते हैं और तू मुझे मारने लग गया। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो इससे यानी मानव को भी नुकसान होगा और पेड़ पौधों को तो वैसे नुकसान हो रही है और साथ ही मानव को भी नुकसान होगा। तो ये क्या है, यानी कि एक सिद्धांत आया रुको और जाओ। इसका मतलब हो गया कि उत्पत्ति विकास तो करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, इतना ही दोहन मत करो, प्रकृति को इतना ही नुकसान मत पहुंचाओ। मानव ने तो आए जो प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे वाहनों से, आपको पता है वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये कितना प्रदूषण फैला दिया है। तो ये सब क्या है, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा ही है। इसमें मानव ने क्या किया, इसमें यानी मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसे एक सिद्धांत आया इस विचारधारा के अंतर्गत कि रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। तो यह है नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा। और इसका जो समर्थक है दोस्तों, समर्थन करने वाले, वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ध्यान रखना, इस विचारधारा का जो समर्थन करते हैं वे करते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ये भूगोलवेत्ता है, ये इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रमुख आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं और बात करता हूं तो ये तीनों विचारधाराएं तो आपको याद करने, प्रश्न ऐसे आएगा कि निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, संभववाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, नवनिश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। या फिर प्रश्न मानव का प्रकृतिकरण किस प्रकार से किया गया, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से किया गया। तो ये ऐसे जो मैंने समझाए हैं आप समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाया दोस्तों। इतना आसान तो कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया दोस्तों आपको। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब ध्यान रखना है जैसे मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आ सकता है कि मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से किया। तो यहां पर मैं इसको या तो मिटा देता हूं, इसको मिटा के यहां लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर रहने देते हैं। देखो आप पहला पॉइंट इस प्रकार से लिखना कि मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से किया, टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार से किया। तो शुरुआत में मानव जो है वो आदि मानव के रूप में था, उसमें कोई बुद्धि नहीं थी। लेकिन मैंने ये कहानी बताई थी निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत कि भाई मानव जो है वो पत्थरों को फेंकता है और आग लग जाती है और जानवरों को खाता है तो उसे अच्छा भोजन मिल जाता है, यानी स्वाद आता है भोजन में। ठीक है, पहले कच्चा मांस खाता था और फिर भुना हुआ मांस खाने से यानी कि मानव में यानी स्वाद बढ़ जाता है, तो मानव फिर और ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो ये देखो घर्षण एवं उष्मा के संकल्पना, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से किया। तो पहला पॉइंट आप लिखना कि घर्षण एवं उष्मा के संकल्पना, कि घर्षण एवं उष्मा की संकल्पना ने मानव ने क्या किया, आग की खोज की, जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में भी हम करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखना है, घर्षण एवं उष्मा की संकल्पना। दूसरा जो विकास किया टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में दूसरा विकास किया आनुवंशिकी एवं डीएनए एवं आनुवंशिकी, यानी ये जो लक्षण है इन लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान की, यानी मानव को जानकारी हुई जिससे मानव क्या है बहुत सारी बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सका। डीएनए एवं आनुवंशिकी लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया जिससे बहुत सारी बीमारियों पर मानव ने विजय पा ली है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहला क्या होगा, पहला पॉइंट आपको लिखना है सबसे पहले क्या है कि घर्षण उष्मा की संकल्पना, दूसरा डीएनए एवं आनुवंशिकी, और तीसरा पॉइंट यदि आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं जैसे वायु गति के नियम, वायु की गति के नियम, कि मानव ने वायु के गति के नियमों का भी अध्ययन किया जिससे अधिक तेज वाले वाहन बनाना मानव ने शुरू कर दिया, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझा। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास किया। सबसे पहले घर्षण उष्मा की संकल्पना, दूसरा डीएनए आनुवंशिकी और तीसरा वायु गति के नियम। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मन से। तो दोस्तों ये प्रमुख चैप्टर था हमारा, ठीक है, अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी प्रकार से
हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपनी राय जरूर दें। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।